नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे, श्रीलंका में हालात अच्छे नहीं है। वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, लेकिन इसी के बीच क्या हुआ है कि लोग सड़कों पर आ गए हैं। जो राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, आगजनी देखने को मिल रही है। और इसी को देखते हुए श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। तो इमरजेंसी डिक्लेयर करने से क्या होगा, यहां पर क्या पावर आ जाएगी, एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है श्रीलंका के अंदर, प्रॉब्लम क्यों हुआ था, जो राजपक्षा क्लैन है, जो पूरी फैमिली है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, जुडिशरी, बैंकिंग, या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में भी सीखना चाहते हैं, आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहां पर आप कोड इस्तेमाल करिए अंकित 33, क्योंकि उस कोर्सेज पर आपको डायरेक्टली 33% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जो राष्ट्रपति का घर है उसके पास जो है, जो गुस्सा, जो मतलब कि जो भीड़ थी, जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, वो वहां पर पहुंच गए और बहुत ज्यादा आगजनी देखने को मिली। काफी ज्यादा डिमांड किया जा रहा था कि राष्ट्रपति को रिजाइन करना चाहिए। नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था और इसी की वजह से श्रीलंका के राष्ट्रपति ने फाइनली डिसाइड किया सैटरडे को कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दिया जाएगा। जो गोतबाया राजपक्षा हैं, उन्होंने ऑर्डिनेंस इशू किया है, पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस, जिसकी वजह से उनके पास बहुत सारी अथॉरिटीज आ जाती हैं, पावर आ जाती हैं। मतलब कि वो कोई भी कानून बना सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर। कोई भी म्यूटिनी है उसको सप्रेस करने के लिए, जो एसेंशियल सप्लाईज हैं देश के अंदर उसको मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा यहां पर जो प्रेसिडेंट है, ही कैन ऑल्सो ऑथराइज डिटेंशन, टेकिंग पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। श्रीलंका के अंदर कोई प्रॉपर्टी है उसको अपने अंडर में ले सकते हैं इमरजेंसी की वजह से, और कहीं पर भी किसी प्रेमाइसेस पर सर्च किया जा सकता है। कोई भी कानून को सस्पेंड किया जा सकता है, उसमें बदलाव लाए जा सकते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। मतलब इस समय श्रीलंका की हालत ऐसी है कि सारी पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास आ गई है। जो चाहे वो इस समय वो कर सकते हैं। यहां पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो मैं आपको बताऊं तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 155 में प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसी का उन्होंने इस्तेमाल किया। और ध्यान रखिएगा, ये इमरजेंसी को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर आपने इमरजेंसी लगा दी उसको मानना होगा, लेकिन हाँ, ये 1 महीने तक वैलिड होगा। और इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि वहां की जो पार्लियामेंट है उसको 14 डेज में ये अप्रूव करना होगा। मतलब 14 डेज के अंदर अंदर अगर वो अप्रूव कर देते हैं तब तो ये फर्दर चलेगा 1 महीने तक। लेकिन अगर नहीं अप्रूव होता है तो ये प्रोक्लेमेशन एक्सपायर हो जाएगा, मतलब इमरजेंसी 14 डेज के बाद हट जाएगी। तो ये वहां के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि इमरजेंसी क्यों लगाई जा रही है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि वहां पर बहुत ज्यादा हिंसा देखने को मिल रहा है और करीब उनके जो प्रेसिडेंट्स का घर है उसके पास जो है प्रोटेस्टर्स पहुंच गए थे। 12 लोगों को अरेस्ट किया गया। इसके अलावा बताया जा रहा है कि संडे को, कल मतलब जो है, काफी बड़ा प्रोटेस्ट यहां पर प्लान किया गया है वहां के लोगों के द्वारा। राजपक्षा की जो ऑफिस है उन्होंने ब्लेम किया है, जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर, उनके द्वारा ये सारी चीजें की जा रही हैं। इसी की वजह से पुलिस ने टीयर गैस को फायर किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। 54 लोगों को फाइनली जो है वो अरेस्ट किया गया है। तो ये इसकी वजह से इमरजेंसी वहां पर लगानी पड़ी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, लोग इतना ज्यादा खिलाफ क्यों है इस समय राष्ट्रपति के। तो देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि जो बेसिक एसेंशियल गुड्स है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है, शॉर्टेजेस देखने को मिल रही है। जो पावर कट है वो बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो श्रीलंका के अंदर डेट ऑब्लिगेशन है बढ़ता जा रहा है। फॉरेन रिजर्व, जो फॉरेक्स रिजर्व होता है, वो एकदम खत्म हो चुका है। उनके पास पैसे नहीं है कि वो इंपोर्ट करा सकें कोई भी गुड्स को, और लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ा है फ्यूल के लिए। पावर कट, जैसे मैंने बताया, कि लगातार चल रहे हैं। और पावर कट का एक मेन कारण यह है कि यहां पर वो फ्यूल इंपोर्ट नहीं करा पा रहे हैं। फ्यूल इंपोर्ट नहीं कराने से क्या होगा कि जो पावर प्लांट्स हैं वो ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो हाइड्रो पावर कैपेसिटी होती है वो नहीं चल पा रही है, क्योंकि ड्राई वेदर सीजन आ गया है, पानी की कमी है। तो ये ओवरऑल पूरा संकट आपको श्रीलंका के अंदर देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहां पर श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका सभी सरकार जो है, वहां पर जो सरकार रही है पिछले 20 वर्षों से, उनके ऊपर ब्लेम किया जा रहा है कि वो एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए। मतलब कि उनका जो ट्रेडिशनल कैश सोर्सेस था, जैसे गारमेंट्स के माध्यम से और टूरिज्म के माध्यम से, या फिर टी हो गया,
चाय के माध्यम से, यही 3 माध्यम से जिनके माध्यम से उनको पैसा आता था, फॉरेन करेंसी आता था, और वो लोग डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे थे अपने एक्सपोर्ट को। और जो उनका मेन कल्चर था वो यही था कि बाहर से गुड्स आएगा और उसको वो कंज्यूम करेंगे, इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर वो ज़्यादातर रिलाई होते थे। लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो गई बिकॉज ऑफ कोविड-19। एक काफ़ी बड़ा ब्लो था श्रीलंकन इकोनॉमी के लिए, और बताया जा रहा है कि पिछले 2 वर्षों में $14 बिलियन का उनको लॉस हुआ है। इसके अलावा लोगों का गुस्सा इसलिए भी यहां पर भड़क रहा है क्योंकि आप समझो, वहां पर जो सरकारें हैं उन्होंने ऐसा किया था कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाए थे लोन लेकर जिसका कोई रिटर्न नहीं है। मतलब कि आप एग्जांपल ले लो हम्बनटोटा पोर्ट, ठीक है, वहां पर उसका कोई रिटर्न नहीं था, लेकिन फिर भी चाइना से पैसे लेकर डेट ऑब्लिगेशन लेकर वहां पर लगाया गया, लेकिन उससे कोई रिटर्न नहीं आया और अल्टीमेटली यहां पर लॉस देखने को मिला। इसके अलावा अभी बताया जा रहा है कि इस साल के लिए एटलीस्ट $7 बिलियन उनको रीपेमेंट करना है। अब ये कहां से करेंगे किसी को नहीं पता। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, फरवरी के महीने में 17-18%, उसके एक महीने पहले करीब 16-17%। इस तरह का इन्फ्लेशन वहां पर आपको देखने को मिलेगा और ये आगे आने वाले समय में भी बढ़ता जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। अब देखिए, ये जितनी भी चीजें हुई हैं उसका जो मेन जिम्मेदार बताया जा रहा है वो है राजपक्षा फैमिली। राजपक्षा अगर आप देखोगे ना तो ये चारों आपको ब्रदर्स एक्चुअली हैं, ये चारों ब्रदर्स हैं। इसमें सबसे बड़े हैं चमल राजपक्षा, ठीक है, वो इरिगेशन मिनिस्टर बनाया गया उनको। इनफैक्ट श्रीलंका के अंदर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस किए गए हैं ताकि उनके फैमिली मेंबर्स को यहां पर जगह दी जा सके। जैसे बेसिल राजपक्षा जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, अभी रिसेंटली ये भारत के दौरे पर भी आए थे, ये अगर आप देखोगे ना तो ही इज अमेरिकन श्रीलंकन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन नहीं था कि फॉरेन का जो कोई व्यक्ति है वो श्रीलंका में मिनिस्टर बन सकता है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया, तब जाकर ये मिनिस्टर जो है वो बन पाए। इसके अलावा महिंदा राजपक्षा का आपको पता होना चाहिए, ये काफी प्रो चाइना माने जाते हैं और 2004 से ही श्रीलंका के अंदर पावर में है। 2004 में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके बाद 2005 से लेकर 2015 के बीच में 10 साल तक ये प्रेसिडेंट बने रहे थे। और आपको पता ही है श्रीलंका के साथ रिश्ते काफी खराब हो गए थे, हम्बनटोटा पोर्ट वगैरह सब इन्हीं के दौरान सब कुछ हुआ था। महिंदा राजपक्षा फिर 2015 में क्या है कि जो है दूसरी सरकार बन जाती है, और आपको याद होगा सिरिसेना और विक्रमसिंघे इनकी नई सरकार आती है, और तब जाकर भारत और श्रीलंका के रिश्ते जो हैं थोड़े और ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। ओवरऑल आप यूं समझिए कि ये जो पूरी फैमिली है, और फाइनली 2019 में जो गोतबाया राजपक्षा हैं वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और जब ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो वापस से इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। मतलब आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ये प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं कभी, फिर प्रेसिडेंट बन जा रहे हैं 10 साल के लिए, फिर उन्हीं के भाई यहां पर प्रेसिडेंट बन गए तो ये यहां पर प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ये पूरा फैमिली आपको बिजनेस देखने को मिलेगा, और लोगों का गुस्सा इसलिए भी वहां पर देखने को मिल रहा है। ये जो पूरा श्रीलंका अगर आप देखोगे ना तो 22 मिलियन पीपल का पूरा देश है, और अपने वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। मतलब जब भारत आजाद हुआ था उसी के 1 साल बाद श्रीलंका भी आजाद हुआ, और उसके बाद से अभी तक का सबसे वर्स्ट है। और उसके कई कारण हैं। जो गोतबाया राजपक्षा अगर आप देखोगे पिछले 2-3 वर्षों में उन्होंने कई ऐसे डिसीजन लिए हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर के ऊपर बैन लगा दिया, कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अचानक से आप तुरंत पूरा बैन कर दोगे फर्टिलाइजर, तो वहां पर जो यील्ड है जो राइस और टी का वो काफी ज्यादा गिर गया था। फॉरेन करेंसी क्राइसिस देखने को मिल रहा था, जो कि अब ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी देखने को मिल रहा है। तो जो सरकार है उसके पास सोल्यूशन अब बचे नहीं है कोई खास, और जो 2 मेजर पावर हैं जो उनकी मदद करती थी, भारत और चाइना, उन्हीं के ऊपर ये ज्यादातर रिलाई कर रहे हैं इस समय। लेकिन आप यूं समझिए कि ये जितने भी ब्रदर्स मैंने आपको बताए, ये राजपक्षा ब्रदर्स, इनको जो करना चाहिए था श्रीलंका के लिए वो यहां पर नहीं कर पाए हैं, और जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा खराब हो गई हैं। और पहले तो ये रेसिस्ट कर रहे थे कि हम IMF से कोई बातचीत नहीं करेंगे, लोन नहीं लेंगे। मतलब ये चारों ब्रदर्स जो है उनका कहना था कि नहीं, हम फॉरेन जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं उनकी मदद नहीं लेंगे। लेकिन फाइनली इनको जो अपना स्टैंड है उसको सॉफ्ट करना पड़ा है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ये जो फॉरेन डेट की बात चल रही है ना श्रीलंका के अंदर, इसकी शुरुआत 2007 से करीब होती है। 2007 से इन्होंने, जो सरकार ने कैपिटल मार्केट बोरोइंग बहुत बड़े पैमाने पर स्टार्ट कर दिया था, और आज के डेट में फॉरेन डेट उनके ऊपर आप देखिए 38% है। मतलब जितना कर्ज है इनके ऊपर, उसमें से फॉरेन डेट अगर आप लोगे तो 38%। अब देखिए, अगर आप डेट लेते हो, कर्ज लेते हो, तो देश के अंदर कर्ज लेते हैं तो ज्यादातर सही रहता है, लेकिन अगर आपका फॉरेन कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये आगे आने वाले समय में मुसीबत हो सकती है। और यही चीज, और चाइना की तरफ से तो बहुत ज्यादा कर्ज इन्होंने लिया हुआ है। सबसे पहले ये रिलाई करते थे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स में, मतलब कभी भारत और श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका और चाइना के बीच में, इस तरह के। लेकिन फाइनली ये इनको जो है अब IMF से जो है वो मदद लेनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको पता है कि चाइना और भारत से ये लोग बार बार डेट रीपेमेंट्स की रीस्ट्रक्चरिंग की बात
बात कर रहे हैं। भारत ने ऑलरेडी यहाँ पर $400 मिलियन का जो लाइन है, क्रेडिट लाइन है, उसको कर दिया है। $500 मिलियन श्रीलंका को पे करना था, उसको डेफर कर दिया है। $1 बिलियन का कुछ हमने फर्दर क्रेडिट लाइन दिया है। मतलब भारत जो कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन चाइना की तरफ से आप देखोगे तो वो डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। चाइना से इनकी फर्दर बात चल रही है नए लोन के लिए, लेकिन आप एग्जांपल लो, हम्बनटोटा पोर्ट मैंने आपको बताया चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट था, और ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि बीजिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो ड्राइव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से, वो कितना खराब हो सकता है। मतलब कि आप सोचो, यहां पर ये पोर्ट लिया गया था, बहुत ज्यादा बोरोइंग की गई थी, श्रीलंका अब पेमेंट नहीं कर पा रहा था, और 99 साल के लिए पोर्ट जो है वो चाइना को दे दिया गया। तो इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलेगा। भारत, अब आप देख सकते हो यहां पर बताया जा रहा है कि अभी अभी वहां पर श्रीलंका में, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जस्ट न्यूज आया कि करीब 40,000 टन जो डीजल है, जो शिप है, वो श्रीलंका पहुंचा है। भारत ने यहां पर मदद किया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है वहां पर जो हालात हैं, लेकिन वो इमरजेंसी लगाया जा चुका है, देखते हैं। तो इसके अलावा जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम इकोनॉमी वगैरह की बात कर रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हो जो फिजिकल पॉलिसी होती है डेवलपिंग कंट्री के लिए, ये फिजिकल पॉलिसी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किस चीज के लिए होती है, क्यों लाया जाता है, मेन एम क्या होता है फिजिकल पॉलिसी का? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करते हैं स्टडी आई के ऊपर, यूज दिस कोड, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।